दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। आज हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 होगा। आप सभी को पता है एमपीजीके का एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा है हमारा, जो कि अति महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश पुलिस और पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आगे की क्वेश्चंस। और आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंचाई परियोजना की, यानी कि नदी घाटी परियोजना की, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे के भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि होगा मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो की। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को तीर्थ यात्रा पर भेजना? नहीं। किसानों और उनके परिवारों को दक्षिण भारत की यात्रा पर भेजना? बिल्कुल नहीं। किसानों को अवकाश यात्रा? नहीं। इसका उद्देश्य है किसानों को आधुनिक कृषि केंद्रों पर विशेषज्ञों के पास भेजना। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो सी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन करता है? तो अधिकतम उत्पादन जो सोयाबीन का होता है वो मालवा के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पहले भी हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत सरकार के उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश द्वारा लगातार 4 बार प्राप्त किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कृषि कर्मण पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में किसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है? तो कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में होती है। सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ होती है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये खरगोन में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एमपी में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना जो है वो चंबल घाटी परियोजना है। ठीक है, और चंबल की बात हुई तो मैं आपको बता देता हूँ कि चंबल नदी पर अगर देखा जाए तो गांधी सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। गांधी सागर परियोजना, कुछ परियोजना बता देता हूँ चंबल नदी की इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। तो गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर, ये भी चंबल नदी पर है। इसके बाद में अगर जवाहर सागर या कोटा बैराज जिसे कहा जाता है, जवाहर सागर या कोटा बैराज, ये भी चंबल नदी की परियोजना है, चंबल नदी पर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे नर्मदा घाटी परियोजना की बात की जाए तो नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना फेमस है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। पुनासा की बात की जाए, पुनासा डैम, तो ये भी यहाँ पर नर्मदा नदी पर है, आपको ध्यान रखना है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो अभी हमने बात की, ये किस पे है? चंबल पे, तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये पुनासा जो है, पुनासा में बना गया है, जो कि खंडवा के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की इस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। कौन सी परियोजना ऐसी है जिसे संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है? तो ये जो अपर वेनगंगा परियोजना है एमपी की, इसे संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और एक छोटी सी चीज़ें और बता देता हूँ मैं कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना या बरगी परियोजना भी नर्मदा नदी पर है, जो कि जबलपुर में है। ठीक है, तो ये भी नर्मदा नदी की परियोजना है। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि रानी अवंतीबाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। रानी अवंतीबाई, अवंतीबाई, ठीक है, रानी अवंतीबाई परियोजना कहाँ पर है? तो ये आपकी बरगी परियोजना भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बरगी परियोजना याद रखना। और ये आपकी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और कहाँ है? तो जबलपुर में, जबलपुर में नर्मदा पर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेनगंगा परियोजना से मुख्य लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ये हमारे होंगे बालाघाट और सिवनी। इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्त बालाघाट और सिवनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? महेश्वर नर्मदा पर है, इंदिरा सागर ये भी नर्मदा पर है, बरगी अभी बताया नर्मदा पर है, गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गांधी सागर, जवाहर सागर, उसके बाद में राणा प्रताप सागर, ये सारे चंबल नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो बाण जो है सोने का बाण है, यानी कि सोन नदी पर, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा सोन नदी पर। नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा घाटी परियोजना का जो शिलान्यास हुआ था, ये आपका हुआ था 1984 में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा 1984, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता टीला बांध किस नदी पर है? तो माता टीला जो बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो माता टीला बांध है जो कि बेतवा नदी पर स्थित है, इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और वो छोटी सी चीज़ ये है कि इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इससे ध्यान रखना है कि माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं आप कि इससे एमपी और यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये दो राज्य लाभान्वित है। ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देखिए, अगर मैं कोलार परियोजना की बात करूं तो ये हमारे सीहोर जिले में स्थित है। तो कोलार परियोजना आपके सीहोर जिले में स्थित हो जाएगी, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है कोलार नदी पर ही है, कोलार नदी पर। और ये जो कोलार है ये नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्मिल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो उर्मिल परियोजना जो है वो आपकी छतरपुर जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा छतरपुर। निम्न में से किस परियोजना को राजीव सागर के नाम से भी जाना जाता है? तो राजीव सागर परियोजना जो है ये 52 परियोजना जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए, इसे राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये 52 परियोजना जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसके बारे में इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजघाट बांध किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो राजघाट बांध जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, सम्मिलित परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार जी में बल रहता है, सरदार जी की बात करें तो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, नर्मदा नदी, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, नर्मदा नदी। तो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये सरदार जी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा आप करके याद रख सकते हैं कि सरदार जी ऐसा बोल रहे हैं, कहावत, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? ये आपके नर्मदा नदी पर है, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? हलाली नहर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से संबंधित है मेरे दोस्त। सतना नहीं, बालाघाट नहीं और भिंड भी नहीं, रायसेन जिले से। 52 सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये 52 जो सिंचाई परियोजना है मेरे दोस्त, ये आपकी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना होगी, ठीक है। अब ये 52 जो परियोजना है इसमें आपको ये ध्यान रखना कि इसका दूसरा नाम जो है वो राजीव सागर भी है, राजीव सागर परियोजना इसे कहा जाता है। तो 52 परियोजना को राजीव सागर परियोजना कहा जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये महाराष्ट्र के भंडारा जिले में है, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में। इतना डीप में तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल क्या है? कोलार बांध है, राजघाट बांध है, केरवा बांध है या हलाली बांध है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा केरवा बांध। तो ये जो केरवा बांध है ये हमारा भोपाल का एकमात्र इको पर्यटन स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है? मध्य प्रदेश में जो इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है, ये भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है? इंदिरा सागर है, महेश्वर है, सरदार सरोवर है। कोयना विद्युत परियोजना जो है ये आपका इस पे नहीं है, नर्मदा नदी पर नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये कोयना विद्युत परियोजना नर्मदा पर नहीं है, तो कहाँ पर है? तो ये कोयना परियोजना जो है ये महाराष्ट्र की एक परियोजना है और महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो राणा प्रताप मैंने आपको बताया था, ये चंबल नदी पर बांध बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किन्होंने की थी? तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना की थी, चाचा नेहरू जिन्हें कहा जाता है। मड़ीखेड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मड़ीखेड़ा जो बांध है वो हमारा सिंध नदी पर स्थित है, इसको भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी का पूछा गया है पहले,
तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी परियोजना ऐसी है जिनके बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा हो। जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो वो प्रश्नों को भी मैंने सम्मिलित करने की, सारे क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। माही परियोजना किस जिले में है? तो माही परियोजना जो है वो हमारे धार जिले में होगी। ठीक है, तो माही नदी भी आपको पता है धार से निकलती है, और ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। किसको काटती है? कर्क रेखा को। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध बना हुआ है? बरगी बांध जो है हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये हमारा नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध जो है वो हमारा तिगरा बांध है। कौन सा बांध है मेरे दोस्त? तिगरा बांध। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, तिगरा बांध। हनुमंतिया द्वीप बांध किस जलाशय में स्थित है? तो ये हनुमंतिया द्वीप जो है फेमस अभी तो जगह हो गई है, ये पर्यटन स्थल बन चुका है। तो ये जो है इंदिरा सागर बांध पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हनुमंतिया द्वीप बांध जलाशय जो है ये किस जलाशय में स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध पे है, ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, खंडवा में पड़ता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुनासा बांध, पुनासा बांध रिक्तस्थान जिले में है, तो ये खंडवा में है, उसी का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो जोबट परियोजना है, इस सिंचाई परियोजना को चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, जोबट परियोजना को। याद रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, है ना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? अब यहाँ से जनगणना की बात करते हैं हम 2011 की। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है अभी प्रेजेंट में, लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बोले तो 6वां स्थान है, और अभी नॉर्मली अगर पूछा जाए कि वर्तमान में, तो 5वां स्थान है जनसंख्या के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का देश में। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये अपना छिंदवाड़ा है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? साक्षरता सबसे ज्यादा जो है जबलपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की अगर साक्षरता की बात की जाए कितने परसेंट है? तो 69.3% मध्य प्रदेश की साक्षरता है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पुरुष या महिला दोनों ही अगर पूछा जाए कि राज्य में सबसे कम पुरुष महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये दोनों में ही अलीराजपुर आएगा, टेंशन नहीं लेना, अलीराजपुर लगा देना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो फिर से अलीराजपुर आएगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये जो जिला है वो है आपका निवाड़ी। निवाड़ी कर लीजिएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, ये हरदा था 2011 तक। 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे छोटा जिला हरदा था, लेकिन अभी हाल ही में जो 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना, और ये निवाड़ी जिला जो है वो सागर संभाग के अंदर आता है। ठीक है, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो जहांगीर महल वगैरह जो है ये इसकी जिले के अंदर पड़ेगा, है ना, जो कि ओरछा का फेमस एक पर्यटन स्थल है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि ये निवाड़ी जिला जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला अभी फिलहाल में वर्तमान कंडीशन में निवाड़ी है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न में लिखा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप हरदा लगाएंगे फिर। ठीक है, याद रखिएगा। बीच में अभी आगर मालवा भी छोटा जिला था क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जब निवाड़ी नहीं बना था तब सबसे छोटा जिला कौन सा था? आगर मालवा था। लेकिन अभी निवाड़ी सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अकॉर्डिंग, और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो फिर हरदा लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न नगरों में किसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इन सभी जिलों की जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है। सभी जिलों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व कौन सा है? कौन से जिले का है? तो भोपाल का है। कितना है? तो 855 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक प्रश्न बनता है किस जिले का लिंगानुपात, कौन से जिले का लिंगानुपात इंडिया के लिंगानुपात के बराबर है, भारत के लिंगानुपात के बराबर है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न आप ये हमारी तरफ से आज का प्रश्न है आपके लिए कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश का ऐसा है जिसका लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात के बराबर है?
ये आपको कमेंट करके बताना है आज का प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो डिंडोरी जिले में जनसंख्या का घनत्व मध्य प्रदेश में सबसे कम है। निम्न जिलों में से किस जिले में स्त्री पुरुष लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो ये देख लीजिए, बालाघाट जो जिला है उसमें मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा स्त्री पुरुष लिंगानुपात कहाँ है? बालाघाट में। सबसे कम कहाँ है? डिंडोरी में। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई थी? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में। जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसे बोले, अति महत्वपूर्ण। कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। जीके में पूछ लेगा नहीं तो। मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये 1881 में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 2011 कितना है? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है 2011 का वो 931 है, ठीक है, 931, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का दूसरा प्रश्न, भारत का लिंगानुपात भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि भिंड वाले उससे हो ही जाएगा जब आप करेंगे तो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय गणराज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 11 की जनगणना के अनुसार देखिए, अब ये प्रश्न यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 6वां स्थान है मध्य प्रदेश का भारतीय गणराज्यों में, और नॉर्मली अभी देखें वर्तमान में तो 5वां है। क्यों? तेलंगाना के बनने के बाद में एमपी जो है 5वें नंबर पे आ गया है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है वो नीचे लुढ़क गया है। आगे बढ़ते। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर का औसत घनत्व क्या है? तो औसत घनत्व जो है मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 236 है। कितना है भाई? 236, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? भोपाल की 10 लाख से ज्यादा है, ग्वालियर की भी है और जबलपुर की भी है। उज्जैन की 10 लाख से ज्यादा नहीं है जनगणना के हिसाब से। 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या उज्जैन की नहीं है। इसका सही उत्तर होगा बी। टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का होशंगाबाद क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टंगस्टन का जो है ये, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण क्या होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये साइंस का क्वेश्चन है, याद रखना इंपॉर्टेंट। बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बनाया जाता है, ठीक है। लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बल्ब का फिलामेंट इससे बनता है, और जब बल्ब को आप देखोगे तो बल्ब अगर गर्म है और पकड़ लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो टंगस्टन है वो होशंगाबाद क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का खनिज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान है? खनिज के उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो ये जो है चौथा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का आपसे स्थान पूछा जाए तो वो दूसरा है। गेहूं उत्पादन में पहला कौन है? हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये हमारा यूपी है। गेहूं उत्पादन में 3rd नंबर पे आता है पंजाब, ये आपको ध्यान रखना है भाई। कपास के उत्पादन में 3rd है हमारा एमपी, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का इस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। कौन से खनिज के उत्पादन में? फर्स्ट है एमपी। तो ये देखो खनिज ही ऐसा है हमारे पास, हीरा। हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है देश में प्रथम स्थान रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते, तो आगे नहीं बढ़ते, यहीं हमारे 50 प्रश्न आज के खत्म होते हैं। तो इस वीडियो को इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया दोस्त, मेहनत अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। सेकंड थिंग, आपके दोस्तों में से शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे मैं समझूंगा कि मेरा जो प्रयास है वो सार्थक सिद्ध हुआ। चलिए, और अगर आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिंक दिए, उस पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट करने के बाद ध्यान रखिएगा, पेज को बैक या कैंसिल नहीं करना है, आपको लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको परेशानी होगी, फ़ोन वगैरह लगाना पड़ेगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और ख़त्म करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।